नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। आप सभी का बेहद स्वागत हमारे खास कार्यक्रम जवाब तो देना पड़ेगा में। हमारे देश का संविधान और लोकतंत्र पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। यहाँ हर जाति, धर्म और भाषा को पूरा सम्मान मिलता है। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरह सरकारी स्कूलों में उर्दू और संस्कृत को लेकर विवाद शुरू हुआ है, उसे देखते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कर दिया, अब हर भाषा को पूरा सम्मान मिलेगा और किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी। हर बच्चे को, राजस्थान प्रदेश के बच्चे को उर्दू पढ़ने का मौका मिले जो उर्दू पढ़ना चाहता है। सरकार आपके द्वारा बनाई गई है, सरकार आपके साथ में है। ये जो इनकी भावनाएं हैं, उनकी भावनाओं की कांग्रेस पार्टी कदर करती है, हमारी सरकार कदर करती है। तो सरकार ने साफ कर दिया है कि हर भाषा को सम्मान मिलेगा, लेकिन क्यों ऐसे हालात बने और क्यों इस मुद्दे को लेकर अल्पसंख्यक समाज को आवाज उठानी पड़ रही है? आखिर क्या वजह है कि पूर्व विधायक के बेटे शमशेर खान भी दांडी यात्रा निकालने पर मजबूर हैं? क्यों मदरसा पैरा टीचर्स और उर्दू लेक्चरर्स के खाली पदों को लेकर सरकारी रुख का इंतजार है? इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले आपका तारुफ करा दूं, हमारे साथ दानिश अब्रार साहब कांग्रेस विधायक जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद शरीफ साहब जुड़ गए हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं। मुस्लिम प्रोग्रेसिव फोरम के अमीन कायम खानी साहब जुड़ गए हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ के। साथ ही हमारे शमशेर खान जो इस पूरे दांडी यात्रा को जिन्होंने निकाला है वो भी जुड़ गए, और साथ ही अफसान चिश्ती साहब बीजेपी नेता अजमेर से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बेहद शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से, क्योंकि ये आज का विषय ऐसा है जिस पर चर्चा जरूरी है। और सबसे पहले दानिश अब्रार साहब, आप ही का रुख करते हुए, आज इस चर्चा की जरूरत क्यों है और क्यों ऐसा लगता है कि इस मांग को उठाने के लिए शमशेर खान जैसे लोगों को सामने आना पड़ रहा है? क्यों दांडी यात्रा निकालने की जरूरत पड़ गई है? जी, ये सारा मसला जो संस्कृत और उर्दू को लेके चल रहा है, तो कुछ कहने से पहले ये उर्दू जो लैंग्वेज है, अगर हम इतिहास में जाएं तो 13वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक उर्दू को हिंदी ही बोला जाता था। और 1780 में पहली बार गुलाम हमदानी मुशाफी साहब ने उर्दू वर्ड का इस्तेमाल किया था। और उर्दू एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है जिसमें 75% शब्द यानी 75% वर्ड्स और 90% क्रिया यानी 90% वर्ब्स ये प्राकृत और संस्कृत से आए हैं। और ये लैंग्वेज को एक उर्दू पढ़ने के लिए खाली या बोलने के लिए एक हिंदू मुस्लिम फैक्टर बना दिया गया, बल्कि अगर देखा जाए तो उर्दू पढ़ने के चाहे बच्चे हों, चाहे पढ़ाने वाले हों, या हमारे गीतकार हों, गज़ल सिंगर हों, जगजीत सिंह जी हों, पंकज उदास साहब हों, एक बहुत शानदार ये लैंग्वेज है जिसको 100 मिलियन से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसको हिंदू मुस्लिम के बीच में फंसा करके एक ऐसी धारणा बना दी गई कि उर्दू का मतलब है मुस्लिम लैंग्वेज, जबकि ऐसा नहीं है। और पिछली जो बीजेपी की सरकार थी राजस्थान के अंदर, उन्होंने क्या करा कि आज पूरे राजस्थान के अंदर किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी बच्चा, ना सिर्फ उर्दू है, सिंधी है, पंजाबी है, कोई भी अगर भाषा पढ़ना चाहता था तो एक प्रावधान चल रहा था 2004 से कि बच्चा जो भाषा पढ़ना चाहता है उसके लिए उसको अध्यापक उपलब्ध करा दिया जाता था। 2015 में जब पिछली बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने स्टाफिंग पैटर्न के नाम पर इस सिस्टम को कोलैप्स कर दिया और दादागिरी से काफी स्कूल बंद कर दिए और दादागिरी से अपनी मनमानी तरीके से उन्होंने स्कूल्स के अंदर यहाँ संस्कृत पढ़ाई जाएगी, यहाँ उर्दू नहीं पढ़ाई जाएगी। 2015 में हो गया और वो चलते 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 उसका परिणाम ऐसा हुआ कि उन्हें सत्ता अपने हाथ से खोनी पड़ी। अब जब कांग्रेस सरकार आ गई है तो जो गलतियां बीजेपी सरकार कर गई है उसको सुधारने में हमारी सरकार लगी है, जिसका ही ये इनिशिएट था, जिसमें हमारे माननीय मंत्री जी ने, गोविंद सिंह डोटासरा जी और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने विधानसभा में कहा है और अभी बयान में भी कहा है कि जिस भी स्कूल में
अगर 10 बच्चे मिलकर के भी अगर कोई थर्ड लैंग्वेज पढ़ना चाहेंगे, चाहे उर्दू हो सिंधी हो, वहां वो चीज उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये इस पैटर्न को लेकर ये मुद्दा चल रहा है। ठीक है सर, वापस आपके पास आएंगे। एक रिएक्शन सबसे पहले मैं ले लूं, और मोहम्मद शरीफ साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए प्रदेशाध्यक्ष है मुस्लिम प्रोग्रेसिव फोरम के। क्या लगता है शरीफ साहब, आखिर आज जो जरूरत आन पड़ी वो क्यों आन पड़ी है, और क्या आपको ऐसा लगता है कि चाहे बात हम संस्कृत की करें या फिर उर्दू की करें, सचमुच मोहताज हो रही है, तमाम चीजें जो है वो सही नहीं चल रही हैं? देखिए, उर्दू वैसे देखा जाए तो कोई किसी धर्म की या किसी समुदाय की भाषा नहीं है जी। ये हमारे हिंदुस्तान की भाषा है। बहुत लंबे अरसे से कुछ बातें ड्यू हैं, चाहे सरकार बीजेपी की रही हो, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, उर्दू के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमोबेश नाइंसाफियाँ रही हैं। 1998 में एक गुजराल समिति का गठन किया गया, और गुजराल समिति ने 2004 में जाकर एक रिपोर्ट दी, जिस पर तत्कालीन सरकार ने मंत्रिमंडलीय गठन किया, एक समिति का गठन किया। और वो रिपोर्ट जो थी, उसके बाद हम कहें तो बीजेपी की सरकार भी खूब आई और गई, कांग्रेस की सरकार भी खूब आई और गई, लेकिन उस रिपोर्ट पर आज तक अमल नहीं हुआ है। तो आप शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि सरकारें आई गई लेकिन स्थिति यदाकदा वही रही है, यदाकदा वही है। ठीक है, ठीक है। वापस आते हैं आपके पास। अमीन कायम खानी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमीन कायम खानी साहब, आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक लैंग्वेज को जब हम प्राथमिक स्तर पर शुरू करते हैं पढ़ाना एक बच्चे को, लेकिन उसको प्राथमिक शिक्षा में तब्दील नहीं करा पाते, क्या इस चीज की कमी कहीं ना कहीं खल रही है? देखिए खुशबू जी, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि राजस्थान के अंदर जो 65,000 सरकारी स्कूल हैं, उन 65,000 सरकारी स्कूलों के अंदर मौजूदा दौर की जो हुकूमत है, जो कि सवाल बनता है, सवाल पूछते हैं मौजूदा सरकार से, 65,000 स्कूलों के अंदर उर्दू की पहली क्लास से 5वीं क्लास तक की तालीम अभी बंद की गई है। हुकूमत राजस्थान के वजीर तालीम गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने एक भी उर्दू की किताब की प्रोवाइड नहीं कराई है। उर्दू मीडियम जो हुआ करती थी 32 स्कूलें, वो घट के 6 रह गई है। उर्दू मीडियम की एक भी किताबें ली दी है। यहां तक कि 100% लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बच्चे महेश जोशी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में, शाले मोहम्मद जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में, अमीन कागजी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में, रफीक खान साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहां पे बच्चा जो है अपनी मातृभाषा की, मदर टंग की, मातृभाषा की तालीम से, मदर टंग का मतलब बहुत बड़ा होता है कि जो बच्चा अपनी माँ की कोख से जो जुबान सीखता है, उन जुबान के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन, शौचालय बर्ताव और भेदभाव कर रहे हो। और देखिए, हुकूमत राजस्थान का मैं बता रहा हूं आपको कि मैं अबरार साहब को बीच में टोकना नहीं चाहता। दाली साहब, मैं आपको दुरुस्त कर दूं 2 मिनट। आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया कि 15 बंद कर दिया। मैं आपको एक मेरे बहुत बड़ी बात भी बता रहा हूं कि ये रहा इलेक्शन मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का 2008 का, मेरे हाथ में। 2008 के अंदर इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक वादा किया था कि भाजपा सरकार ने अजमेर की अल्प भाषा की एसटीसी, जिसमें उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती को बंद कर दिया। और 2011 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी बजट भाषण के अंदर 2011 के प्रश्न संख्या 83 के बिंदु नंबर 38 प्रश्न संख्या 32 के बिंदु संख्या 83 में घोषणा करते हैं कि 2001 में बंद की गई अजमेर की अल्प भाषा की एसटीसी खोला जाता है। अरे 2001 में शिक्षा मंत्री जी माननीय मौजूदा जो विधानसभा अध्यक्ष महामहिम है सीपी जोशी साहब, वो थे, उन्होंने अजमेर की एसटीसी के ताला लगाया था और 10 साल तक का जो ब्रेकडाउन किया है हुकूमत राजस्थान कांग्रेस की सरकार ने किया था। आप आरोप लगा रहे हो भाजपा पे, हम कांग्रेस बीजेपी नहीं कहते, चूंकि हम सरकारी मुलाजिम हैं, लेकिन चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी को, डिस्क्रिमिनेशन, शौतला बर्ताव दोनों सरकारों ने किया है। मौजूदा सरकार के अंदर ठीक है, आपने सवाल उठाया, अबरार साहब से जवाब ले लेते हैं और उसके बाद मैं शमशेर खान का रुख करूंगी। अबरार साहब, ऐसा है, जहां तक ये बात अभी मैनिफेस्टो की कह दी, पहली बात तो दानिश अबरार से आपने सवाल करे, तो दानिश अबरार तो विधानसभा के अंदर जब मेरी मेडन स्पीच थी, जिसे कहते हैं पहला भाषण, मैंने विधानसभा के अंदर जो अपना पहला भाषण दिया, उस पहले भाषण में, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं, जब आपने मैनिफेस्टो की बात कर दी, तो आप अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो की भी बात करेंगे तो बीजेपी के मैनिफेस्टो के पेज नंबर 37 बिंदु नंबर 12 और सब पॉइंट नंबर 4, उस पर क्या लिखा था कि मदरसा पैरा टीचर, जो सारे पैरा टीचर्स को नियमित किया जाएगा। पूरे 5 साल बीजेपी की सरकार निकल गई, पैरा टीचर संघर्ष करते रहे। मैं स्वयं 15,000 फूल लेकर, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं, मैं खुद 15,000 फूल लेकर बैठा, लेकिन वो घोषणा सिफर रह गई। अब कांग्रेस सरकार आई है, कमेटी बन गई है, बात चल रही है। और जहां तक बची बात सही और गलत की,
सही और गलत की बात में दानिश अबरार ने पहली भाषण में अपने विधानसभा में यह कहा था कि आज जो अल्पसंख्यकों का हाल है, आज जो अल्पसंख्यकों का हाल चाहे तालीम में मान लो या राजनीति में मान लो या सोशली मान लो, आप अगर इसका कोई ना कोई कसूरवार है तो विधानसभा के अंदर, मैंने ये कहा था, विधानसभा मैंने ये कहा था, तो इसका अगर कोई कसूरवार है तो कसूरवार कोई और नहीं है, ये विधानसभा के अंदर बैठे हुए 200 के 200 विधायक हैं, उधर के हों या इधर के। ये महत्वपूर्ण बात है। वापस आती हूँ आप सभी के पास, आती हूँ अमीन कायम खानी साहब, वापस आती हूँ शमशेर खान और अफगान चिश्ती साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, अफसान चिश्ती साहब। शमशेर जी, आज आपको दांडी यात्रा निकालने की जरूरत पड़ गई है, आखिर ये जरूरत आन क्यों पड़ी, और आज जब आपने ये यात्रा निकाली है तो क्या लगता है, उम्मीद क्या है, क्या बात बन पाएगी, और जिस उद्देश्य के साथ आप निकले हैं क्या वो उद्देश्य पूरा हो पाएगा? सम्मानित पैनल का मैं सम्मान करता हूं। सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देता हूं मेरे चाचा श्री भंवरलाल जी मेघवाल साहब को, जिनका देहांत हो गया। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं, किसी पार्टी के समर्थन में नहीं हूं। हम अपने हक की बात के लिए गांधी जी के आदर्शों के अनुसार अपने घर से निकले हैं। हम किसी को कोई दोष नहीं देंगे, न नौ मुस्लिम एमएलए को और न 191 जो हमारे दूसरे भाई हैं एमएलए उनको। हम दोष देंगे हमारी जो भी हुकूमत रही उसको। 13/12/2004 का जो नियम है, ये नियम सरकार नहीं अधिकारियों ने दबा के रखा है। किसी सरकार की कोई गलती नहीं है, पूरी गलती अधिकारियों की है। अधिकारियों ने जो किया वो गलत किया, और अब भी अधिकारी ही दोषी हैं। शिक्षा मंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो या अन्य जो हमारे विधायकगण हो, उनको वो भ्रमित करते हैं, ऐसे आदेश निकलवाते हैं जो भाषाओं के विरुद्ध में है। आपने सबसे पहले जो बात कही, पहले मैं उसको दुरुस्त कर दूं खुशबू जी। ये लड़ाई संस्कृत और उर्दू की नहीं है। धृति क्षमा दमोस्त्यम सोचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य में क्रोधष्टम धर्म लक्षणम। भाषा किसी धर्म की नहीं होती है, भाषा क्षेत्र विशेष की होती है, भाषा देश की होती है, बोलियां एक विशेष स्थान की होती है। लेकिन ये लड़ाई तृतीय भाषा की भी नहीं है, क्योंकि पंजाबी, गुजराती, सिंधी और उर्दू राजस्थान में अल्प भाषा है, तृतीय भाषा नहीं है। जहां गलती हुई वो ये सबसे बड़ी गलती थी कि इसको तृतीय भाषा मान लिया गया। 2016 के स्टाफिंग पैटर्न में सबसे बड़ी गलती ये रही कि पंजाबी, गुजराती, सिंधी, उर्दू जो अल्प भाषा हैं उनको तृतीय भाषा मान लिया गया, और 2016 में ही इनका पहली क्लास से 5वीं क्लास तक पढ़ाना बंद कर दिया गया। बिल्कुल यही सवाल उठा रहे थे थोड़ी देर पहले। वापस आती हूँ आपके पास, वापस आती हूँ। अफसान साहब भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी नेता। अफसान साहब, देखिए, बात दानिश अबरार की हो या फिर अन्य जो हमारे गेस्ट हैं उनकी भी हो, शिकायत तो सबसे है, और कहीं ना कहीं आप भी रहे हैं सत्ता में, बावजूद उसके जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो नहीं पाई, और अब शायद आप आरोप जो अभी फिलहाल सत्ताधारी है उनको देंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर आज ये हो रहा है उसके पर आपके विचार क्या है, और कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप मानते हैं खुद को इस सिचुएशन के लिए? जी बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो मैं जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल है, आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाया है। मैंने सभी की बात बड़ी सुकून के साथ में सुनी, तमीज़ के साथ सुनी, तहजीब के साथ सुनी, क्योंकि हमारा जो मुल्क है भारत, इसका जो कल्चर है, और पूरी दुनिया के अंदर एक हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क है जहाँ पर गंगी जमुनी जो तहजीब है वो ज़िंदा है, और उसका इसके अंदर बहुत ही अहम योगदान
उर्दू ज़बान का रहा है। तो उर्दू सिर्फ भाषा नहीं है, ये अपने आप में एक कल्चर है। अपने आप के अंदर उर्दू एक तहजीब है। अब मैं बात करता हूँ अबरार साहब की। दानिश अबरार साहब बहुत सीनियर नेता हैं, मैंने उनकी पूरी बात सुनी। उन्होंने क्या किया, सिर्फ अपने ऊपर जो एक कहते हैं ना बुराई का हार था, वो उन्होंने उस हार को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को पहनाने की कोशिश की है। देखिए, जब कोई गलती होती है तो सवाल मौजूदा सरकार से किया जाता है, पिछली सरकार से नहीं। और जिस किस्म से इन लोगों ने मुस्लिम समाज का 95% वोट लिया है, उसके अनुसार अभी तक इन्होंने अक़लियत समाज के लिए कुछ नहीं किया है। और इसी के अंदर उर्दू ज़बान भी कहीं ना कहीं पर शामिल होती है। उर्दू ज़बान को ख़त्म करने का काम मौजूदा राजस्थान सरकार कर रही है, जिसको हम लोग होने नहीं देंगे। ठीक है अफसान साहब, मतलब ये सही है कि जब आप केंद्र की बात करते हैं, तब जब आरोप देना होता है तो नेहरू जी को भी याद कर लेते हैं, इंदिरा गांधी को भी याद कर लेते हैं। आज जब बात आरोप प्रत्यारोप की आती है तो आप कहते हैं कि सत्ताधारी से सवाल करना चाहिए। सवाल सत्ताधारी से ही होंगे, लेकिन जो आपने भविष्य में नहीं किया, जब आपको मौका मिला तो सवाल तो फिर आपसे भी उठेंगे। दानिश अबरार साहब, मैं जवाब देना चाहूंगा। ठीक है साहब, जब आपकी हुकूमत रहती है तो जो कोई आम जनता का, आम नागरिक अगर कोई सवाल उठाता है, दूर की बात है, आपके अपने खुद के विधायक मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपना दर्द नहीं कह सकते। और जहाँ तक इस मसले की बात है, कल मैं खुद गया था, भाई शमशेर से मिल के आया, और आज सुबह ही यहाँ पैनल में बैठे हमारे साथ जो साथी, आज सुबह ही सारे मसले की बात हमारे राष्ट्रीय प्रभारी अजय माकन साहब को बता दी गई। आज सुबह ही शिक्षा मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी को बता दी गई। और आगे सुनिए, उन्होंने सार्वजनिक मंच पे ये कह दिया कि इन सब समस्याओं का समाधान तो जल्द से जल्द निकलेगा, और साथ में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनका कोई भी प्रतिनिधिमंडल आज शाम या कल सुबह मंत्री जी से मिलने के बाद में ज्यादा से ज्यादा मांगों को ना सिर्फ सुना जाएगा बल्कि पूरा कर दिया जाएगा। ये आज सुबह बात हो चुकी है। तो जब कांग्रेस की हुकूमत होती है तो एक आम आदमी की आवाज हुकूमत तक पहुंचाई जाती है, उसकी सुनवाई होती है। और वक्त खत्म नहीं हो रहा है, वक्त खत्म नहीं हो रहा है, दुनिया खत्म नहीं हो रही है। ऊपर वाले ने चाहा तो आप और मैं कल भी जिंदा रहेंगे। फिर आप देख लेना हुकूमत फैसला क्या करती है। और जहां तक बात बची आपकी हुकूमत की, आपकी हुकुमत चाहे दिल्ली की हो या आपकी हुकूमत चाहे राजस्थान की हो, बुरा मत मानना, कहना सुनना तो दूर की बात है, आप वोट बैंक समझा खुद की बात खुद के नेताओं तक पहुंचा नहीं सकते। ये है आपकी हालत। राजनीति करी। अबरार साहब और अफसान साहब, सुनिए जो आज का टॉपिक है, अगर हम उसी पे बात करें तो वो बेहतर है। कौन किसकी विधायकों की सुनता है और जनता की कौन सुनता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ेंगे और हम चाहेंगे कि कॉलर्स भी अपने विचार व्यक्त करें इस पूरे मसले पर। लेकिन जब तक कॉलर्स जुड़ते हैं हमारे साथ, शरीफ साहब देखिए, सवाल यही है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर चलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहां पर है और आखिर उस दिक्कत को दूर कैसे किया जा सकता है? और क्या ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि इस समस्या का समाधान नहीं है और इसको पार्टी साल दर साल इस चीजों को खींचा जा रहा है? मैम, दिक्कत ये है कि 2004 में जब 13/12/2004 का ऑर्डर आया, उसमें बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार उसके बाद 2008 तक रहती है। 2008 तक उस पर कोई अमल नहीं होता है, चाहे अफसान साहब सुन लें, चाहे दानिश अबरार साहब सुन लें। 2008 तक बीजेपी की सरकार रहती है, 4 साल में उस पर कोई अमल नहीं होता है। और उसी सरकार के दौरान मैं ये इस चीज़ के लिए बीजेपी के लिए मानता हूँ कि उन्होंने ही इस ऑर्डर को पास किया था। लेकिन उसके बाद जब 2009 से 8 से 13 तक कांग्रेस की सरकार होती है, तो उसके बाद भी कांग्रेस सरकार ने भी उस आदेश पर कोई कार्य नहीं किया। फिर रिपीट बीजेपी की सरकार आती है। 2015 में, 2016 में संशोधन किया जाता है उसके स्टाफिंग पैटर्न पर। बीजेपी की सरकार, देवनानी जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने स्टाफिंग पैटर्न के माध्यम से उर्दू के भर्तियों को, उर्दू के पदों को खत्म करने का काम किया। शरीफ साहब यही है ना कि सरकारें बदलती गई लेकिन जो सिचुएशन है वो बदली नहीं। इसी पे वापस आऊंगी। पदों को खत्म करने का काम किया। और उसके बाद जब वापस सरकार चेंज होती है कांग्रेस की, तो जो स्वामी जी हैं, निदेशालय के जो निदेशक हैं, उन्होंने उस स्टाफिंग पैटर्न का हवाला देकर ही अभी जो आदेश जो दिए हैं, मई में जो आदेश आए हैं, वो उसी बीजेपी की सरकार के जो आदेश हैं उससे रिलेटेड। इसी से वापस आती हूँ। कॉलर हमारे साथ दिनेश चौहान साहब जुड़ गए हैं रामदेवरा से। दिनेश जी, क्या कहना चाहते हैं? लंबा इंतजार किया आपने अपनी बात को रखने के लिए, पहले तो उसके लिए शुक्रिया आपका। बताएं क्या कहना चाहते हैं दिनेश जी? मेरा यही मानना है कि सभी भाषाओं को सम्मान मिलना चाहिए, चाहे उर्दू हो या संस्कृत हो, सभी को एक जैसा।
बिल्कुल और इसीलिए चर्चा ये हो रही है दिनेश जी कि हर भाषा को सम्मान मिलना चाहिए। और देखिए कायम खानी साहब, भारत विविधताओं में एकता का देश रहा है और यहाँ पर लड़ाई कभी इस चीज की रही नहीं है, लेकिन आज अगर इस बात को लेकर हम डिस्कस करें तो कहीं ना कहीं दिक्कत है जिसका की सॉल्यूशन जरूरी है, वो भी लंबे समय तक के लिए। देखिए खुशबू जी, मैं बताऊं आपको कि जो ये सौतेला बर्ताव और भेदभाव हो रहा है ये आज का नहीं बरसों से चला रहा है। लेकिन हकीकत बात है कि जैसे बराड़ साहब ने कहा है कि मंत्री जी से बात हो गई है, मैं सही कह रहा हूं, आपको साफ कह रहा हूं कि हमारे राजस्थान के जो वजीर तालीम गोविंद सिंह डोटासरा जी है, उनकी जुबान पर, उनके विश्वास पर, उनके आसपास में कोई यकीन कर नहीं सकते। हकीकत बात, जब दानी साहब मैं बताऊं आपको कि आप कह रहे हो कि मंत्री जी बुला करके वार्ता करें, चर्चा करें, अरे भाई आपको तो रूटीन के काम करने हैं। आपको 13 दिसंबर 2004 के आदेश की अक्सर से पालना करवानी है, आपको उर्दू के बच्चों को किताबें दिलानी है, आपको राजस्थान के 65,000 सरकारी स्कूलों में से जो 25,000 स्कूल जो है 10 बच्चे एक क्लास में या 40 बच्चे एक स्कूल में मिनिमम पढ़ रहे हैं, वहां पे उर्दू टीचर्स प्रोवाइड करना। आपने टीचर ग्रेड 3 के लेवल 1 का प्रोविजन नहीं किया। मदरसा पैरा टीचर्स का जो भर्ती होने की बात है वो नियमित करने की बात, 2013 मदरसा शिक्षा सहायक भर्ती 6,000 के पद थे, उनका रिजल्ट आज तक आउट नहीं किया। कांग्रेस के अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उन्होंने 2013 के अंदर 6,000 मदरसा शिक्षा सहायक भर्ती के एप्लीकेशन ले ली। अकलियतों को, लोगों को चुनावी जो घोषणाएं थी वो कर दी, लेकिन उसका रिजल्ट आउट करे ना। आज भाई आप बार बार ये कहते हो कि कोई भी जो सरकारी आती है चुनाव के वक्त तो एक कर देती है घोषणा, लेकिन चुनाव के बाद भी उसको एग्जीक्यूट नहीं करती है। देखिए सरकार की और मुख्यमंत्री और राजस्थान के वजीर तालीम दोनों की चुप्पी साधने का मतलब कहीं ना कहीं है कि हम लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं हुकूमत की जानिब से। वजीर आला और वजीर तालीम को चाहिए इसके ऊपर विशेष संज्ञान ले और विशेष जितने भी जो सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है, विधायकगण है, उन सबके साथ में सामूहिक बैठ करके बात कर लो, चर्चा कर लो, निर्णय हो जाएगा। लेकिन चूंकि सुनवाई हो ही नहीं रही है, ट्वीट पे ट्वीट हो रहे हैं, सोशल मीडिया हैशटैग हो रहा है, सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड हो रहा है और सभी मीडिया के अंदर चाहे नेशनल मीडिया हो, स्टेट मीडिया हो, सबने इसको पुरजोर तरीके से उठाया, लेकिन सरकार के कान चलिए के दूर तक नहीं रह गए। खानी साहब आती हूँ आपके पास। जेएम खान साहब हमारे साथ उदयपुर से जुड़ गए, एक कॉलर जुड़ गए हैं, क्या कहना चाहते हैं खान साहब, अपनी बात रखें। मैं ये अर्ज कर रहा था कि बीएड कॉलेज में उर्दू सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाया जाता, तो जब बीएड कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं जाता सब्जेक्ट, तो फिर जो है टीचर जो है स्कूलों में पढ़ाने के लिए कहाँ से तैयार होंगे। मैं ये उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, इन सारे क्षेत्रों में मैंने कई कॉलेजेस बीएड के हर गली गली में कॉलेजेस हैं, लेकिन उर्दू टीचर के लिए पढ़ाने का कहीं पर भी अप्रूवल नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल खान साहब आपने उठाया है। चलिए इसी सवाल का जवाब लेंगे जो सवाल आपने उठाया। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए और निश्चित तौर पर यह चर्चा इसलिए भी जरूरी क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है आखिर उस सिचुएशन से निकला कैसे जाए और क्यों आखिर आज शमशेर खान जैसे व्यक्ति को जरूरत पड़ जाती है डांडी यात्रा करने की और अपने बात को इस तरीके से समझाने की। लगातार जारी है खास पेशकश, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होते हैं यहाँ से। यही कर रहे हैं कि हर भाषा को सम्मान कैसे मिले। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबके पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले 2 कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, उनसे हम रिएक्शन ले लेते हैं। खायूम मोहम्मद अब्बासी साहब भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए, क्या कहना चाहते हैं मोहम्मद अब्बासी साहब, कहें, अपनी बात रखें। मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत देश में सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है, उसी क्रम में उर्दू भाषा का भी पूरा सम्मान मिले। इसी क्रम में हमारे विधायकगण और अल्पसंख्यक विभाग के विधायकगण माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी आश्वासन दिया था कि सभी को बराबर सम्मान दिया जाएगा। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी को बराबर सम्मान मिले। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है और लगातार हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। निसार अली साहब सऊदी अरब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हेलो मैम। जी जी नमस्कार सर, रखें अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस अहम बिंदु को उठाया है। ये हर सरकार हर बार आती है और हर सरकार ये कहती है कि इसके ऊपर काम होगा, जबकि हम लोगों ने झुंझुनू जिले के अंदर तकरीबन हमने 50 बार ज्ञापन हर एक मुख्यमंत्री को, हर एक शिक्षा मंत्री को और हमारी विधायक को और हमारे सांसद को, सबको हम अवगत करवा चुके हैं उर्दू के लिए, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। ये सच्चाई है दोनों सरकार की।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और चलिए एक बार बहुत बहुत शुक्रिया निसार साहब आपका भी अपनी बात रखने के लिए। तो सभी गेस्ट के पास मैं वापस आती हूँ और अब क्योंकि हम अपने लास्ट फेज में हैं तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपनी बात को ऐसे रखें कि कुछ निष्कर्ष निकले। दानिश अब्रार साहब, देखिए चाहे निसार अली साहब हो या तमाम जितने भी फोन भी आ रहे हैं, उनका भी यही कहना है हर भाषा को सम्मान मिले, ये तो हम सब जानते ही हैं। बातें जाती हैं, गोविंद सिंह डोटासरा भी ये कह रहे हैं कि काम होगा, वर्कआउट होगा, हम ध्यान देंगे, लेकिन आखिर जब दहलीज पे आएगी, जब काम वर्क जमीन पे आएगा तभी तो पता चलेगा, सिर्फ आश्वासन से थोड़ी कुछ होगा। बात तो ये है। युग बदल गया, जमाने बदल गए, वक्त बदल गया, सरकारें बदल गई। ये नया युग है, नया वक्त है, नई सरकार है। आप और हम यहाँ बैठे हैं, अब हम भी यहाँ पे विधायक हैं। मैं सिर्फ एज ए कंक्लूसिव पार्ट यही कहना चाहूँगा, जैसे कि शमशेर भालू खां साहब के माध्यम से पूरा मुद्दा उठाया गया और उन्हें 16-17 दिन हो गए। अब किसी ने मुझे ना तो कल वहाँ दिलवाड़ा उदयपुर में बुलाया था और ना ही मुझे किसी ने भेजा था। जैसे कि मैंने कहा, वक्त बदल गया, समय बदल गया, सरकार बदल गई, लोग बदल गए, खुद दिल में बात उठी, हम खुद वहाँ पर पहुँचे। इसी प्रकार अब ये समय चल रहा है, नया युग है, एजुकेशन का ज़माना है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे है। माननीय मंत्री जी ने आज ही कहा है कि आप कल या परसों जब भी आप हमारे साथ बैठें, एंड वी शैल रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। सो जिस तरह आधा ग्लास जब भरा होता है तो कुछ लोग बोलेंगे आधा खाली है और कुछ बोलेंगे आधा भरा है। सो वी शुड बिलीव इन पॉजिटिविटी, और पॉजिटिविटी ही रखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि आधा ग्लास भरा हुआ है, अभी हमारे पास समय है, कल परसों मंत्री जी के साथ बैठेंगे एंड हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारी समस्या है उनका समाधान तुरंत हो। बिल्कुल बिल्कुल, वापस आती हूँ। हमारे साथ लगातार सभी गेस्ट जुड़े हुए हैं, शमशेर जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं। शमशेर साहब, दानिश अब्रार साहब जो खुद विधायक है, उनका ये कहना है, देखिए जो पॉजिटिविटी है उसको ढूंढना होगा और जब बात पहुंची है तो वो बात अब जमीन पर आएगी, विश्वास दिला रहे। जी जी जी, मैं सबसे ज्यादा वर्तमान में इस वर्तमान सरकार को दोषी मानता हूं, क्योंकि हमने इस सरकार से बहुत सारी उम्मीदें पाली थी। आपको पता होगा, हम 117 दिन धरने पर बैठे, कलेक्ट्रेट शुरू के आगे इन मांगों को लेकर के। उसके बाद ऐसा कोई माध्यम, ऐसा कोई मंत्री, ऐसा कोई विधायक नहीं है, ऐसा कोई विधायक चाहे बीजेपी या कांग्रेस ने जिसको हमने ज्ञापन नहीं दिया। हमने लगातार 3 महीने एक डेट निश्चित करके ज्ञापन का सिलसिला शुरू किया, लेकिन सरकार आंखें मीच के बंद करके बैठी रही। हमारे मदरसा पैरा टीचर ने 2 बार धरना दिया और सरकार ने आश्वासन देकर के कमेटी पर कमेटी, तारीख पे तारीख खेला। अब मैं सरकार को साफ रूप से बता देता हूं कि हमने 8 सूत्री मांग पत्र आपको सौंप दिया है, आपको मेल भी कर दिया है, जितने विधायक हैं उनको व्हाट्सएप भी कर दिया है, प्रेस के हमारे साथी हैं उनके पास भी हमने पहुंचा दिया है। आप सुन लें कि जब तक हम कोई वार्ता नहीं करेंगे, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, हमारी बात 1 बिंदु से लेकर 8 बिंदु तक नहीं मान ली जाती है। पहला बिंदु, मदरसा पैरा टीचर को स्थायी करना। दूसरा बिंदु, 13/12/2004 के नियम को लागू करते हुए स्टाफिंग पैटर्न में अपडेट करना। हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक अपडेट नहीं किया जाता है, हमारी यात्रा चलती रहेगी। तीसरा बिंदु, सालादर पर अल्पसंख्यक नामांकन को सही तरीके से अंकित करना। यहाँ गड़बड़ की जा रही है और हमने ऐसे कई मामले पकड़े हैं जहाँ पे अल्पसंख्यक नामांकन और सही तरीके से विद्यालयों के द्वारा अपडेट नहीं किए गए हैं। ठीक है। चौथा बिंदु है निदेशालय व समस्त जिला शिक्षा जो अधिकारी कार्यालय हैं, वहाँ पे हमने 17 दिन के धरने के अनुसार अल्प भाषा प्रकोष्ठ गठित करवा दिए गए थे, लेकिन वो सही काम नहीं कर रहे हैं। जो उचित काम उन्हें करना चाहिए था वो नहीं किया जा रहा है। ठीक है। 5वां बिंदु, समस्त डाइट में अल्प भाषा के व्याख्याता है उनकी नियुक्ति की जाए। 6वां बिंदु, 13/12/2004 के नियम को अक्षर से लागू किया जाए। 7वां बिंदु, प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक क्षेत्रों में आंगनबाड़ी, विद्यालय व अन्य जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वो दी जाए। 8वां बिंदु, सभी राजकीय महाविद्यालयों में उर्दू भाषा के पद सृजित किए जाए, संकाय हैं वो खोले जाएं।
मैं आपको स्पष्ट करता हूं खुशबू जी, आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि हम तब तक नहीं मानेंगे, तब तक नहीं रुकेंगे, गांधीवादी तरीके से अपनी बात को चालू रखेंगे। सरकार को गिरफ्तार करना है गिरफ्तार करे, सरकार को रोकना है रोक ले, सरकार को मुझे सस्पेंड करना है सस्पेंड कर दे, सरकार को टर्मिनेट करना है टर्मिनेट कर दे। सरकार जो चाहे हथकंडा अपनाना चाहे अपनाए, हम कोई वार्ता नहीं करेंगे। ठीक है, मैं मतलब माध्यम से स्पष्ट कहता हूं। बिल्कुल ठीक है शमशेर साहब, जो आपने कहा वो बात यहाँ पर आ गई है समझ में कि आप अपनी मांगों को लेकर तो हैं ही और साथ ही आप कोई वार्ता नहीं करेंगे जब तक कि मांग पूरी होगी नहीं। लगातार बने रहिए और तमाम गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए लक्ष्मणगढ़ से, इनकलाब खत्री साहब। इनकलाब जी क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। मैडम पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज का धन्यवाद करता हूँ जिसने अल्पसंख्यक की बात को पूरे राजस्थान में पूरे प्रदेश में गरीब भाई के साथ में यूथ कांग्रेस में कंधा से कंधा मिलकर काम किया है मैंने। सरकारें ये चाहती है कि अल्पसंख्यक जैसे गुज्जर सड़कों पे आए थे तो उनकी प्रक्रिया उखाड़ी थी, ये उखाड़ना चाहे तो हम तैयार है इसके लिए तैयार है। और सरकार को भुगतना पड़ेगा आने वाले वक्त में, जो विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो या पंचायत चुनाव में 20 तारीख तक इंतजार करेंगे खुशबू जी। करेंगे। मैं शरीफ भाई को ये कहता हूँ आप दबाव में ना आए, इसलिए हम आपके साथ हैं। तो देनी सबराज जी से एक सवाल करना चाहता हूँ, आप अल्पसंख्यक के नुमाइंदे आप क्या कर रहे हैं वहाँ? आप दबाव में क्यों नहीं रहते? आप सरकार को दबाव में क्यों नहीं देते? एक जो अपनी गुज्जर नेता है वो सरकार को दबाता है। ठीक है इनकलाब जी, चलिए ठीक है, आपकी बात पहुंच गई और दानिश अबरार साहब से इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले उमैद खान साहब सीकर से जुड़ गए हैं। क्या कहना चाहते हैं उमैद खान साहब, अपनी बात रखें। मैडम मैं अबरार साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ जी, कि ये बोल रहे हैं कि मैं शमशेर खां से मिल के आया हूँ, तो इनको कब पता चला कि ये शमशेर खां दांडी यात्रा पर है? और 15 दिन बाद में कैसे पता चला 600 किलोमीटर चलने के बाद में? ये बात तो पूरे राजस्थान को मालूम है 15 दिन से। ठीक है, तो इतना लेट ये कैसे लगे? ठीक है, चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं अबरार साहब से। दोनों सवाल के जवाब जो इनकलाब साहब भी कर रहे थे और उमैद खान साहब भी। दानिश अबरार साहब, पहला सवाल जो ये कहा कि आप आवाज क्यों नहीं उठाते, सवाल ये कर रहे थे आप आवाज क्यों नहीं उठाते। जी जी, तो यह आपका सवाल है, लेकिन आवाज उठाने का इस लोकतांत्रिक देश के अंदर, इस डेमोक्रेसी के अंदर आवाज उठाने का एक तरीका होता है। और बतौर जिस आवाम ने, जिस जनता जनार्दन ने चुन करके विधायक बनाया है और आवाज उठाने लायक बनाया है, तो उसने ये भी सिखाया है कि आवाज कैसे उठाई जाए। ठीक है, आवाज विधानसभा में भी उठाई गई है, आवाज पार्टी में भी उठाई गई है और आवाज आज सरकार तक भी पहुंचा दी गई है। और फिर भी अगर आवाज नहीं सुनी जाएगी तो जो इसके आगे भी लोकतांत्रिक तरीके हैं उन तरीकों से भी आवाज आगे भी उठाई जाएगी। ठीक है, लगातार आगे भी। अफसान चिश्ती साहब, देखिए ये जो एक कॉलर जुड़े थे उनका ये कहना था कि आप किसी भी खुशबू जी 2 मिनट दीजिए, वापस आती हूँ शमशेर साहब, एक रिएक्शन में पहले अफसान साहब का लेना चाहती हूँ, काफी देर से पहले आती हूँ। शमशेर साहब, अफसान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे को 2 मिनट दीजिए, आती हूँ। जी 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 जी, शमशेर जी अपनी बात पूरी कर लें। समस्या क्या है खुशबू जी समस्या क्या? आती हूँ अफसान साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं शमशेर जी, उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं है, क्या कहना चाहते हैं शमशेर जी? जी जी, मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है। मैं कल भी बेहोश हो गया था, हॉस्पिटल में था और वापस आके अपनी यात्रा मैंने आज पूरी की है। जो इतना चलना था मैं चल नहीं पा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि वर्तमान सरकार जो हमने चुनी है, सरकार समझ ले, हमें किसी तरह की कोई धमकी डराने की कोशिश ना करे, हमें कोई लालच देने की कोशिश ना करे। ठीक है, हमसे कोई ठीक है शमशेर साहब। अफसान साहब, देखिए लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन इसमें भूमिका आपकी क्या होगी? जो विपक्ष में आप बैठे हुए, आपकी भूमिका क्या होगी, मुझे ये जानना है। देखिए, हम इस समय विपक्ष में हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार से सवाल पूछें और हम जो भी जनता के सवाल हैं उसको जायज़ पटल पे उन सवालों को हम सरकार के समक्ष उठाएं। देखिए, समस्या कहाँ आ रही है? समस्या आ रही है सरकार के पास ना तो नीति है और ना ही नीयत है। इनको सिर्फ अपनी राजनीति करनी है, लेकिन आम जन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनके बारे में इनके पास में सोचने का समय नहीं है। चुनावों के बारे में इनके पास में बात करने का समय है, लेकिन जो जनता है उसकी जो समस्याएं हैं, जो लोग परेशान हैं, उनकी सुनवाई इस मौजूदा सरकार के अंदर बिल्कुल नहीं हो रही है। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है।
ये अब तक के ठीक है, चलिए आपको ऐसा लगता है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है, लेकिन उससे पहले मैं बहुत छोटा सा रिएक्शन मोहम्मद शरीफ साहब से भी लेना चाहती हूँ। बहुत छोटा सा रिएक्शन, समय की बिल्कुल कमी, एक छोटा सा रिएक्शन जो ये तमाम बातें हुई उस पर। इन तमाम बातों पर मेरा मानना है कि जिस तरह से आज अजय माकन जी ने हमारे फोरम के द्वारा हमने उनको एक ज्ञापन दिया, अजय माकन जी भी मौजूद थे, गोविंद सिंह डोटासरा जी भी थे, दानिश अबरार जी भी वहीं मौजूद थे। हमने जो ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि 2-3 दिन में बहुत सकारात्मक रूप से आपको इसका जवाब मिलेगा, इसका हल मिलेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये जो वोटर्स जो लड़ाई कर रहे हैं, जिसका मसला ये समझा जा रहा है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी का मसला है, तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये वोटर्स ने मैक्सिमम जैसे अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि 95% कांग्रेस को वोट किया है, तो ये कांग्रेस से उम्मीद भी ज्यादा करते हैं। ठीक है, मतलब उम्मीद कहीं ना कहीं कायम है, जो तमाम चीजें हुई हैं उस पर मेरा ये कहना है कि इन उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। जी कायम खानी साहब, बिल्कुल समय की बिल्कुल कमी है, बस मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट। खुशबू जी देखिए, मैं बताऊं को कि मदरसा तालीम, उर्दू तालीम में सरकार को अपनी नीयत को साफ रखना चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको राइट टू एजुकेशन की धारा 29 भी मेंशन है भारत के संविधान के अंदर, जो आर्टिकल 350A है, अकलियती जबान के तलबा को उनकी मादरी जुबान पढ़ने का अधिकार है। सरकार जो आदेश है उसको एग्जीक्यूट करे और सोतेला प्रताप भेदभाव हो। क्लोजिंग स्टेटमेंट करते हुए कहता हूं, जैसे कि बीजेपी के नेता उस्मानी साहब ने कहा, चिश्ती साहब ने कहा कि सरकार विफल है, सफल है, तो चिश्ती साहब, सफलता का और विफलता का इस देश के अंदर जो परिणाम होता है वो लोकतंत्र के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से होता है। और अगर हम इतने ही विफल हैं तो अभी चंद दिनों पहले जो जितने भी शहरों के चुनाव हुए हैं, जो भाजपा के गढ़ होते थे, उनके अंदर कांग्रेस ने अपना राज बनाया है, नंबर 1। और जहां तक नियत की आप सवाल कर रहे हैं, आज कांग्रेस की सरकार आई, मदरसा एक्ट बना, मैंने खुद ने वोट दिया, एक्ट पारित कर दिया गया। सो वी हैव, कोई एक लकीर खींचनी है, जो अगर कोई लकीर खींचनी है तो लकीर कहीं ना कहीं से डॉट से शुरू होकर, चलिए बिल्कुल उम्मीद यही करते हैं। तमाम गेस्ट, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने समय दिया और इस चर्चा में शामिल हुए। देखिए, कहना यही है दानिश अबरार साहब का कि एक डॉट खींची गई है, उसको लाइन में तब्दील होने में वक्त लगेगा, लेकिन कितना वक्त और आखिर क्या सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन क्या सिचुएशन यही रहेगी। लगातार हम चर्चा करते रहेंगे और लगातार बातचीत भी होती रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।